और दोस्तों यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगुरिया और आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 का डिस्कस करेंगे और इसको हम उत्तर प्रदेश की ओरिजिनल पीडीएफ से डिस्कस करेंगे, जिसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्टली रीड किया था और ये हिंदी मीडियम में है, बट इसको कोशिश की जाएगी कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस किया जाए, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बट इस पीडीएफ को डिस्कस करने से पहले आपके साथ कुछ पॉइंट्स बजट के बारे में बात की जाएगी, जिससे कि उन पॉइंट्स को आपको एटलीस्ट एग्जाम हॉल तक अपने साथ कैरी करके जाना है। और इस पीडीएफ को रीड करने का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प हो। अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड इसको स्टडी की जाएगी, जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस ओरिएंटेड इसको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पीडीएफ है उत्तर प्रदेश के बजट की 2024-25। तो स्टार्ट करते हैं बजट 2024-25 उत्तर प्रदेश। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सुरेश कुमार खन्ना जी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं याद रखने हैं, जो मैंने इस पीडीएफ से निकाले हैं और मेरे फ्रेंड ने एक साथ निकाले हैं, तो उनको सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया और इसमें बजट में बात की गई राम राज्य के संकल्पना की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बजट में क्या बात की गई? राम राज्य के संकल्पना की बात की गई है। ठीक है, राम राज्य का मतलब अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस को स्टैब्लिश करना है अपने स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इस बजट का साइज क्या है, आकार क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 7.36 लाख करोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसी डेटा को आपको याद करना है। 7.36 लाख करोड़, 736,437.71। तो ये 0.71 भी याद रखिए, कई बार यहाँ भी एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। तो सबसे पहले तो हमें 7.36 लाख करोड़ याद रखना है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा क्या है, तो लास्ट का याद रख लीजिए, 0.71 लिखा हुआ है। क्लियर? तो हम क्या याद रखेंगे? 7,36,437.71 करोड़ का हमारे बजट का साइज है, आकार है। ठीक है, अब ये वाला डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस इसमें इतना याद रखिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखिए, फिस्कल डेफिसिट आपको याद रखना ही रखना है, ये वाला आंकड़ा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है, पहले परसेंटेज में याद रखना है, 3.46%। तो मैंने आपको याद करने का तरीका कई बार बता चुका हूँ, कोई भी नंबर आपको याद नहीं हो रहा हो तो आप पहले लिखिए कि सीक्वेंस में डिजिट लिखने की कोशिश करिए। 3, 4, 5 नहीं है, 6। अब यहाँ पॉइंट लग गया, तो आपको पता है कि 5 की डिजिट है नहीं, 3, 4, 6 है। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया? 3.46%। और एग्जैक्ट कितना है? 86,530.51 करोड़। ठीक है, यहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यूनियन जो बजट होता है वो उसका आर्टिकल है 112। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट आपको ये बताना है कि स्टेट का बजट किस आर्टिकल के अंदर है। यहाँ कमेंट करके आप बताएंगे कि स्टेट का बजट किस आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, चलो, फिस्कल डेफिसिट कितना निकला? 3.46%, याद रखेंगे इसको। और 2024-25 के लिए अनुमानित है ये, कितने के लिए? 2024-25 के लिए। अब इसका ये नंबर भी हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में नंबर भी कई बार पूछा जाता है। देखिए, आज की वीडियो बहुत फैक्चुअल होगी, आप कोशिश करिए कि वीडियो को चाहे पॉज करना पड़े पॉज करिए, बट याद करिए आंकड़ा, इसको दोबारा देखने की आपको जरूरत ना पड़े। आपको आंकड़े अभी के भी याद करने हैं, बट लास्ट में आप 2x की स्पीड से रिवाइज कर सकते हैं, बट आपको अभी आंकड़े याद रखने हैं। तो 86,530.51 करोड़, ऊपर कितना था? 0.71 था, यहाँ 0.51 है। क्लियर हुआ इतना? अब इसके अलावा मैंने आपसे आर्टिकल पूछा है, आपको फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 4 टर्म है जो एग्जाम में कई बार आ जाती हैं और इकोनॉमी का बेसिक्स है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती हैं तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट करिए, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछिए, तो मैं आपको इसके ऑडियो के थ्रू इसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए नई योजनाएं कितनी हैं। नई योजनाएं 24,863.57 करोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने 0.7 देख लिया, 0.51 देख लिया, 0.57 देख लिया। और नई योजनाएं 2023 में शायद इससे क्वेश्चन भी आया था कि नई योजनाएं कितने की लॉन्च की गई हैं। तो 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। ठीक है, तो 3 आंकड़े पहले याद किए हमने। पहला क्या याद किया? 7,36,000 करोड़ का ये बजट है।
है और लास्ट में 0.71 है। फिस्कल डेफिसिट कितना है 3.46 या 86,530.51 करोड़ का है। नई योजना है 24,863.57 करोड़ की है। ठीक है, राज्य की जो जीडीपी है, स्टेट का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका कितना अनुमान है 2024-25 तक कि 25 लाख करोड़ की हो जाएगी। कितने की? 25 लाख करोड़ की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 आंकड़े अभी याद किए हमने, थोड़ी वीडियो आज की लंबी होगी बट हम कोशिश करेंगे सारे आंकड़े याद करें। तो कितनी जीडीपी हो जाएगी? 25 लाख करोड़। तो 2024-25 में 25 लास्ट में आ रहा है, तो ऐसे 25 से आपको याद हो गया। कुछ ना कुछ तरीके आपको यूज मतलब लगाने हैं कि याद हो। अच्छा, अब स्टेट में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 2.4%। 2.4%। ठीक है, याद रखेंगे 2.4%। और देखिए, ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मेरे एक फ्रेंड हैं गौरव, उन्होंने बहुत मेहनत की इस पीडीएफ को बनाने में। तो मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कलेक्टिव एफर्ट लगता है। आप जब वीडियो बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर उसको एडिटिंग करते हैं, तो चलिए छोड़ो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 2.4% है। याद रखेंगे 2.4 कैसे? 2 दूनी 4 होता है, तो 2.4 और परसेंटेज लग गया। क्लियर? बजट का फोकस किस पे है? मतलब हमारा जो यूपी का बजट है किन किन लोगों को समर्पित है? तो सबको पता है, कॉमन सेंस भी अप्लाई करिए आप, कि गरीब लोगों को होगा, पुअर को होगा, वुमेन को होगा, युवा को होगा और फार्मर्स को होगा। तो गरीब, युवा, महिला, किसान, ये पीटी में भी फैक्ट आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। पीटी में ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी है? 5.1%। 5.1%। तो अभी हमने 3 परसेंटेज याद की, 3.46%, फिर हमने एक याद की 2.4%, एक हमने याद की 5.1%। 5.1% क्या है? एग्रीकल्चर की। 2.4% क्या है? बेरोजगारी दर। 3.46% क्या है? फिस्कल डेफिसिट। तो एक बार हमने फिर रिकैप कर लिया कि 3 परसेंटेज तो हमें याद ही रखने हैं। ठीक है, 3.46, 2.4, 5.1%। ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2025 तक इतनी हो जाएगी, हमारा टारगेट है। अब बात करते हैं कि जो इस समय की सरकार है यूपी में, उन्होंने ये कहा है कि हमने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। कितने करोड़ लोगों को? 6 करोड़ लोगों को। याद रखेंगे, मतलब अपने कार्यकाल में उन्होंने 6 करोड़ लोगों को बाहर निकाल लिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में यूज होगी, पीटी में बहुत कम चांस है, काफ़ी पुरानी रैंक है, हर बार यूपी बजट में आती है, तो इसको हम मेंस में बहुत अच्छे से यूज करेंगे। अच्छा, जब भी आप पढ़ रहे हो तो मेंस का कोई क्वेश्चन आए तो आप हैज बनाइए और एम लिख दीजिए। ठीक है, इससे आप लास्ट में जब पीटी क्लियर हो जाएगा तो आप मेंस में ऐसे फैक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको वीडियोस बना के बताऊंगा कि कैसे आपको मेंस में क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, कौन कौन से करंट अफेयर किस तरह से सोचना है। तो आगे चलते हैं। अब यूपी के कुछ इंडेक्स में यूपी की रैंक क्या है? तो इंडेक्स मतलब जो जो स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में बेसिकली बात की गई है। जैसे मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना में कितनी रैंक है? 1st रैंक है। ठीक है, 1st रैंक है। यहीं आपसे क्वेश्चन है कि यूपी जो यूनियन का बजट है, यूनियन के बजट में मुद्रा योजना में एक चेंज किया गया है। जो लोन देते हैं तरुण, शिशु, किशोर, ठीक है, तो उसमें एक कैटेगरी में चेंज किया गया है, लोन का प्रोविजन बढ़ाया गया है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मुद्रा योजना में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी मैं आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अगर वो क्वेश्चंस मिस करिए, एग्जाम में आ गए, तो आपको लगेगा फिर वीडियो देखने का फायदा क्या हुआ आपका। क्लियर? जनधन योजना में कौन सी रैंक है? यूपी की परफॉर्मेंस में 1st है। तो देखिए, अधिकतर जितनी भी स्कीम्स होती हैं यूपी उनमें 1st रहता है परफॉर्मेंस में, क्योंकि यूपी में पैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए वो नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट में या परफॉर्मेंस में 1st हो जाता है अधिकतर। स्वनिधि में 1st है। स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि। जनधन योजना क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपका अकाउंट खुलवाया जाएगा। अटल पेंशन योजना में भी 1st है। सुरक्षा बीमा योजना में भी 1st है। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीवन ज्योति बीमा योजना में 2nd रैंक है और डीबीटी के परफॉर्मेंस में 2nd रैंक है। तो दो हमें 1st तो याद रहेंगी, बट 2nd वाली हम कंफ्यूज हो सकते हैं और एग्जाम में स्टेटमेंट बन के आ सकता है। ठीक है, तो जीवन ज्योति योजना में 2nd रैंक है, डीबीटी के परफॉर्मेंस में भी 2nd रैंक है। और मर्केंटाइज एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में 7th रैंक है, 2022 की रैंक है, याद रखना। ये मेंस में यूज होती है, पीटी में ये नहीं पूछी जाती। ऐसे एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में भी 7th रैंक है। ठीक है, अब देखिए, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि एरोस्पेस
सिटी, एरो सिटी बन रहा है, जहाँ पे होटल, पार्क्स, कन्वेंशन सेंटर मतलब जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो डेवलप किए जाएंगे। तो वो लखनऊ में डेवलप किए जाएंगे। क्या? लखनऊ में। इसके अलावा लखनऊ में एक और चीज़ डेवलप की जाएगी, स्पोर्ट्स का इंजरी सेंटर। स्पोर्ट्स का इंजरी सेंटर एक डेवलप किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये लिखा नहीं है मैंने, बट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि स्पोर्ट्स का इंजरी सेंटर लखनऊ में डेवलप किया जाएगा। बट अगर ऑप्शंस में मेरठ आ जाएगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ क्या टिक करना है? लखनऊ टिक करना है। ठीक है। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये कैसे याद रख सकते हैं, आपने मोदी जी को देखा होगा, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल फ्रेश नीट क्लीन कपड़े पहनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ फैशन के अकॉर्डिंग अब उनकी ड्रेसिंग सेंस भी होता है, अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात की कि फैशन टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे खोला गया? वाराणसी में। याद रखना, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लखनऊ में 2 देख लिए, एरो सिटी देख लिया, और वाराणसी में फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट देख लिया हमने। और डीबीटी और जीवन ज्योति बीमा योजना में 2nd रैंक है। ठीक है। आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद कराऊं, वरना वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं है। आप 2 बार 3 बार सुन लो, जब तक याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा हमने देखो 3.46% एक डेटा याद किया, कमेंट करके बताओ क्या था ये। ठीक है। 2.1% याद किया। और फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना था? अच्छा, वो अभी आगे आएगा। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी थी? 5.1%। ठीक है। तो ये 3 डेटा तो हमने याद कर लिए और ये 3 सेंटर याद कर लिए। क्लियर। अब आगे चलते हैं। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024, उसका कार्यक्रम कहां पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। वहां पे यूपी को स्टेट चैंपियनशिप इन एविएशन अवार्ड। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 जो हैदराबाद में हुआ, उसको यूपी में किसका अवार्ड मिला? तो यूपी को स्टेट चैंपियन इन एविएशन। ठीक है। मतलब एविएशन के सेक्टर में चैंपियनशिप का अवार्ड मिला यूपी को। क्लियर। आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट और आपको याद रखने हैं कि एमएसएमई में यूपी की कितनी यूनिट्स हैं? 96 लाख यूनिट्स हैं। ठीक है। 96 लाख यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं है, आ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 2.4%। ये मैं भी ऊपर भी बता चुका हूं। बेरोजगारी दर कितनी है? 2.4%। यूपी ऐसा स्टेट बना है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की और 4th स्टेट बना है। तो फर्स्ट कौन सा है? गुजरात है। ठीक है। इसके अलावा ये सारी मैंने बजट की पीडीएफ से ये चीजें निकाल ली हैं, तो आपको पहले ये चीजें याद करा रहा हूं, फिर पूरी पीडीएफ भी पढ़ेंगे आज। ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ साइन किया है? हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ। तो याद रखना किसके साथ साइन किया है, ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन एनर्जी के फील्ड में और क्लीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है? हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ। ठीक है। फ्यूचर वर्ड याद रख लेना, हीरो आपको याद आ जाएगा। ठीक है। हम सभी हीरो हैं अपनी जिंदगी में। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स, जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, मैं तो कहूंगा कि पूरी वीडियो आप देखना, आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो लोग नहीं देखना चाहते, इन पॉइंट्स को देख के काम चला सकते हैं। ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए? 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं या मेल हैं या फीमेल हैं, उनको 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलती है। और मानधन किसान योजना है ये, तो इसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कवर किए गए, ये याद रखना है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो 60 साल से ऊपर हो गए, उनको 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। क्लियर। डिपेंडेंट जो वुमेन होती हैं, डिपेंडेंट वुमेन होती हैं, उनको पेंशन 1,000 रुपये कर दी गई है। कितनी? 1,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है। उसके बाद अब आपको 3 चीजें और याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा पैसा अगर किस सेक्टर में एलोकेट किया गया, ये पूछा जाए तो एजुकेशन के सेक्टर में। और एग्जैक्ट डेटा भी याद रखना है, 76,035 करोड़। 76,035 करोड़। तो कैसे याद रखोगे? पहले 6 लिख दिया, इसके आगे 7 लिख दिया, फिर बीच में 0 है, फिर 3, 4 नहीं है, 5 है। तो एटलीस्ट आपको ये पता लग गया 4 नहीं है इस पूरे डेटा में। ठीक है। जब आप लिखते हो तो आपको आइडिया लग जाता है, तो आप दिमाग चला रहे हो, एक्टिव लर्निंग कर रहे हो। यहाँ पे एक्टिव लर्निंग कैसे कर रहे हो कि आपने जब नंबर्स बोल रहे हो तो आपको पता है 4 नहीं है, तो ऐसे करके आपको डेटा याद रखना है, क्योंकि डेटा यूनियन बजट और यूपी बजट दोनों का पूछा जाएगा। और यूनियन बजट का ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। ठीक है। जल जीवन मिशन
सब अगर पूछा जाए किस मिशन को सबसे ज्यादा मैक्सिमम पैसा दिया गया, तो जल जीवन मिशन, और ये हमारे मेंस के सिलेबस में भी है, तो ये डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या किस स्कीम को, तो 22,000 करोड़ रुपए दिया गया, 22,000 करोड़, ठीक है। उसका स्वच्छ भारत मिशन को कितना दिया गया, 75 करोड़, 75, ये यूनिक डेटा था 75, तो मैंने इसलिए इसको उठा लिया कि एक ये भी याद कर लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन को 75 करोड़, थोड़ा यूनिक डेटा है तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अच्छा, जल जीवन मिशन ये आपको याद रखना है 22, तो देखिए जे और जे सिमिलर आ रहा है, ऐसे ही 2 और 2 सिमिलर आ रहा है, तो आपको 22,000 करोड़ भी याद हो गया। अब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो ये भी हमें याद रखना है, कितना है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 32.10, इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो बहुत यूज होगा, पीटी में भी पूछा जा सकता है। तो हमने 4% हमें याद ही रखनी है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट कितना था, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना था, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, स्टेट की जीडीपी कितने की बात की गई है, एक डेटा और था वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली कि आपको याद रखनी है। अब देखिए हम ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ते हैं, क्योंकि देखो अगर आपने एक बार खुद से पीडीएफ पढ़ ली तो जब आपका पीटी क्लियर होगा तो मेंस में आपको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। तो आज मेरे साथ आप रीड करिए, कुछ जहां जहां जरूरत होगी मैं कुछ नए पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि राम राज्य की संकल्पना की बात की गई है, क्या राम राज्य की संकल्पना की बात की गई है, ठीक है। और अयोध्या को बात की गई है विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, मतलब टूरिस्ट सेंटर किसको बनाया जाएगा, सबसे बड़ा अयोध्या को, ठीक है। अच्छा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस डेट को हुई थी, मैं कई बार बता चुका हूं, ये डेट आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये किस किस को समर्पित है, गरीब को, किसान को, महिलाओं को और युवा को। युवा हो सकता है आप भूल जाओ, युवा ही देश की शान है, तो युवाओं के को भी समर्पित है। इसके अलावा देखिए वर्ष 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें 40 लाख करोड़ रुपए का, 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का आया, 40 लाख करोड़ का, और कितने का रोजगार मिला इसमें, 1.10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट का रोजगार मिलेगा। तो डेटा आप हो सकता है याद रख लीजिए, बट ये प्री में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में काम में आएगा, तो याद रखना है आपको, ठीक है। मेंस का तरीका है हैशटैग करके एम लिख के छोड़ दीजिए वहां पर, बाद में रिवाइज करेंगे। आगे चलते हैं, एमएसएमई कितनी है, 96 लाख इकाइयां हैं, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14th रैंक है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कितने करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाल लिया है, 6 करोड़ लोगों को अपने कार्यकाल में बाहर निकाल लिया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बताई, 2.4%, आपको क्लियरली दिख रही होगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बताई, 2.4%, तो दोनों याद रखेंगे, 6 करोड़ का डेटा और 2.4%, क्लियर। अब देखो कैसे याद रख सकते हैं, दोनों को एक साथ सोच के चलिए। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, गरीब लोगों को कितना बाहर निकाला है, 6 करोड़, और बेरोजगारी कितनी है, 2.4 करोड़, तो 4 और 2 6, ऐसे करके याद रख लीजिए। परसेंटेज में क्या याद कर रहे हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और गरीबों को 6 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी में बता ही चुका हूं, यूपी चौथा है, गुजरात पहला है, क्लियर। यहां देखो चौथा लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, एटलीस्ट जो लिखा है वो तो याद रखना है। आगे चलते हैं, लखनऊ में एरो सिटी बन रही है, यहाँ होटल पार्क्स वगैरह ये सब बनाए जाएंगे। हीरो फ्यूचर्स के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया, देखो ये नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह बताया ही नहीं गया है, तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया। तो हैदराबाद में फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किसने कराया, उत्तर प्रदेश ने कराया, ठीक है, सफल आयोजन कराया, और जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी फार्मा कंपनियों ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हम इन्वेस्टमेंट करने में रुचि दिखाएंगे। तो फार्मा कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, हैदराबाद में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एविएशन सेक्टर का मैं आपको बता चुका हूँ कि विंग्स इंडिया अवार्ड दिए गए हैदराबाद में, और स्टेट को एविएशन सेक्टर में यूपी को चैंपियनशिप का अवार्ड मिला, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ उद्देश्य पीटी के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको केवल पीटी के फैक्ट बता रहा हूँ। अब देखिए फार्मर्स की बात करते हैं, तो फार्मर्स में किसान क्रेडिट कार्ड 2023-24 में इसमें 37 लाख लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तक, ठीक है, 37 लाख, ये डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
ठीक है, देखो इसका डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको दो चीजें याद रखनी है। इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को और इफेक्टिव बनाया गया था 1 दिसंबर 2018 से, बैक डेट से इसको इफेक्टिव बनाया गया था। और ये आरएफओ के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और भी स्टेट पीसीएस में आया हुआ है, तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। लॉन्च कब किया गया? 24 फरवरी। वैसे लॉन्च डेट आपको याद रखनी है, बट जब लॉन्च किया गया तो उसके बाद उसे इफेक्टिव बैक डेट से किया गया, जिससे कि कई किसानों को फायदा हो। तो 1 दिसंबर 2018, ठीक है। इसमें 2000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं, इतना याद रखना है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, इसमें इसका डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांस है आने के, बट एक बार जो हाईलाइटेड पार्ट है एक बार रीड खुद से जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ 3000 रुपए 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, लघु एंड सीमांत कृषकों को दिया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। महिलाओं के लिए मैंने पेंशन बताया 1000, कन्या सुमंगला के लिए 15000 रुपए की सहायता। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये कुछ रुपए बढ़ गए हैं, 25000 हो गए हैं। एक बार इसको क्रॉस चेक करके आप कमेंट करके बताना क्या ये सही लिखा हुआ है कन्या सुमंगला योजना के बारे में, कितने रुपए की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, ये किस लिए है? जघन्य अपराध जो हो जाते हैं पीड़ित महिलाओं के साथ, उनके लिए एक कोष बनाया गया है, ठीक है। और 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, मतलब कोई भी इकोनॉमिक कंपनसेशन उनको दिया जाएगा। तो एक केस कोष किसके लिए, ये हमको याद रखना है कि लक्ष्मीबाई महिला एंड बाल सम्मान बाल सम्मान कोष किसके लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं। युवाओं के लिए स्टेडियम बनाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मंगल दल बनाए जा रहे हैं महिलाओं के और युवकों के। मंगल दल क्यों बनाए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मंगल दल क्यों बनाए जा रहे हैं। तो आपने युवा सेक्शन में पढ़ रहे हैं तो आपको वैसे ही पता लग गया कि युवाओं के लिए हैं, चाहे उसमें महिलाएं भी आ गई और मेल और फीमेल दोनों आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मंगल दल में कि पार्टिसिपेशन बढ़ाना है ऐसे कामों में जो नेशनली और सोशली इंपॉर्टेंस के हैं, मतलब राष्ट्रीय व सामाजिक महत्व के कार्यक्रमों में युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या बना रहे हैं यही पूछ लेगा। जनता दल बना रहे हैं, मंगल दल बना रहे हैं, स्वयं दल बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? मंगल दल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं है, मंगल दल। ये कहीं नहीं कवर किया गया है, हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ। याद रखो क्या हुआ? कर्नाटक में नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ और उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस टीम ने राष्ट्रीय युवा उत्सव में, जो कि कर्नाटक में आयोजित हुआ, किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो लोकगीत की टीम ने, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उनकी टीम ने क्या प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। एक विंग्स इंडिया अवार्ड हमने देखा, वहां पे एरो सेक्टर्स में, एविएशन सेक्टर में चैंपियनशिप, यहाँ लोकगीत में प्रथम स्थान। क्लियर? ऐसे करके हमको रिपीट करनी है चीजें जो हम पढ़ रहे हैं। अब रोजगार के क्षेत्र में हम देख लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक जनपद एक उत्पाद स्कीम, इसको 2018 में यूपी में लॉन्च किया गया था। बाकी इसके बारे में जो स्कीम्स यहाँ आ रही हैं आप थोड़ा थोड़ा खुद से भी पढ़िए, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, अगर आपको कहीं भी मिलता है न्यूज़पेपर वगैरह में यूपी की कोई स्कीम तो उसको पढ़ लीजिए। एटलीस्ट स्कीम का नाम याद रखिए, मेंस में बहुत काम में आती है कि आपको एटलीस्ट नाम तो याद होना चाहिए कि यूपी में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, जिससे आप लिंक कर पाओ और उसके बेनिफिशियरी कौन है और उसका एम क्या है। आगे चलते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये सब स्कीम्स के नाम लिखे हैं। नरेगा योजना में एक डेटा आप याद रख सकते हैं कि 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, मतलब जो काम करने के दिन होते हैं उनमें 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, ये डेटा आप याद रखेंगे। गांधी जी 33 साल के थे, ऐसे याद रखिए, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा में मैंने पेंशन बताई कितनी, 1000 कर दी गई है जो ओल्ड एज के हैं, ठीक है। उसके बाद श्रमिक कल्याण, लेबर वेलफेयर के लिए ई श्रम पोर्टल पे 8.3 करोड़ का कामगारों का पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन कितने का किया गया? 8.32। तो 8 आप याद रखिए, 8 श्रमिक हैं और 32 ऐसे करके कुछ याद रख लीजिए, ठीक है। 8.32, ठीक है, श्रमिक कल्याण। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहां को मैं एक बार अच्छे से रीड करूंगा। देखिए 2 स्कीम को एकीकृत किया गया है, और कौन सी 2 स्कीम को एकीकृत किया गया है? निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एंड अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया है?
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नई स्कीम को, मतलब दो पुरानी स्कीम को मर्ज करके नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है, नई योजना। तो निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, तो कैसे याद रखोगे? जो निर्माण कामगार होते हैं मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं उनकी, ठीक है। तो वहां मृत्यु हो जाती है या डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उनको सहायता दी जाएगी। याद रखना ये नई स्कीम है, इसका नाम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डेथ से रिलेटेड, और या वो डिसेबल्ड हो जाते हैं तो उनको असिस्टेंस दी जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना मैंने बताया प्रथम स्थान पे, सुरक्षा बीमा योजना प्रथम स्थान पे, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये याद रखना, जीवन ज्योति बीमा 2, ठीक है, भूलेंगे नहीं। सेकंड पे हम अटल पेंशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन है तो फर्स्ट ही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, औद्योगिक विकास की, तो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? अब सब लोगों को याद हो चुका है, अधिकतर जो बार बार पढ़ रहे हैं, ये अयोध्या में है। कहां पे? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जब भी महर्षि वाल्मीकि की बात आएगी तो आपके दिमाग में आना चाहिए अयोध्या की बात हो रही है। कहां की? अयोध्या की, ठीक है। उसके अलावा नोएडा नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट है जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। कितने? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो ये लिखा हुआ है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताता हूं जो यूनियन बजट में थी, जो वहां मिस हुई थी जब मैंने उसकी वीडियो बनाई है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें टोटल 12 नोड्स, 12 जगह डेवलप की जा रही हैं, 12 नोड्स हैं, ठीक है। और यूपी में इसके 2 नोड्स हैं, आगरा और प्रयागराज। और जो यूनियन बजट जुलाई 2024 में आया उस बजट की बात कर रहा हूं। और आगरा और प्रयागराज ये याद रखना है, हमको भूलना नहीं है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 12 नोड्स में से 2 नोड्स यूपी के हैं, आगरा और प्रयागराज, ठीक है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हो गए? 5, याद रखना, 5 भूलना नहीं है। जो डेटा मैं बोल रहा हूं याद रखना है तो रखना है। किसान क्रेडिट कार्ड कमेंट करके बताइए कितने हो गए, कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको बता चुका हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक है, ठीक है। इसके अलावा लीड्स इंडेक्स है, कौन निकालता है आपको कमेंट करके बताना है, लीड्स इंडेक्स कौन निकालता है। और उत्तर प्रदेश अचीवर्स श्रेणी में है, कितने में? अचीवर्स श्रेणी में। अभी आपने सुना है तो आपको याद हो गया, मुझे पता है कि अभी सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि याद हो गया, बट एग्जाम में इतना कंफ्यूज हो जाओगे जब सिमिलर ऑप्शंस आएंगे। तो कैसे याद रखते हैं? कुछ ट्रिक बना लेते हैं। जैसे यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी किस में आया है? अचीवर्स श्रेणी में आया है। तो याद कैसे रखना है? ABCD में A पहले आता है, ठीक है। और हमारा यूपी भी बहुत सारी चीजों में फर्स्ट है तो A पहले, यूपी फर्स्ट है तो यूपी ऐसे याद रखें, A से अचीवर्स। कुछ ना कुछ बना लिया, 1 सेकंड का टाइम दो, कोई फैक्ट नहीं याद हो रहा तो एटलीस्ट 5 सेकंड का टाइम दो उसे, कि आप कुछ ना कुछ तरीका बनाओ जिससे आपको याद हो। थोड़ा सा टाइम दो, कोई भी फैक्ट को याद करने में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल के फील्ड की। मेडिकल के फील्ड में क्या बात की गई है? अब देखो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल के फील्ड में कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कुछ सुधार हुए हैं। क्या क्या? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को हम क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी हो गई है? 285 थी 2014 में, ये नहीं याद रखना, बट 2022 में कितनी हो गई है? 167, याद रखेंगे 167। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये पर लाख में निकालते हैं। किसमें? पर लाख में। जबकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पर 1000 में निकालते हैं, पर 1000 लोगों में कितने शिशु की मृत्यु हो रही है, उधर पर लाख में कितनी माओं की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे करके हमें याद रखना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर लाख और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पर 1000, ठीक है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना रह गया है? 38, पहले से कम हो गया, 48 से 38 हो गया है, और ये 167। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने ही रखने हैं। तो याद करते हैं 167 और 38। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए माँ 1 लाख में निकाल रहे हैं तो वैसे भी आंकड़ा बड़ा होगा, ठीक है। 167, ठीक है, 7 में से 6 गई, 1 वैसे भी बचा, तो तीनों ऐसे याद रखिए, ठीक है। 38 कैसे याद रखेंगे? 3, और 3 साल का कोई बच्चा है लेकिन वो डबल हो गया, तो 3 को आप ऐसे करके लिख के देखिए, ऐसे 3 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, तो 8 बन गया। तो 38 167। देखिए कोई लॉजिक नहीं है, बट याद करना है कि कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
उसके बाद देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब सबसे पहले ये पूरा नाम आपको याद रखना है, जन आरोग्य योजना। हो सकता है कई लोगों को याद हो, लेकिन आपको नाम, क्योंकि हरियाणा पीसीएस के एग्जाम में एक बार सिंपल नाम पूछ लिया गया था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शंस में थे कि क्या नाम है जो हेल्थ की स्कीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए पीएचसी है जो आरोग्य, अब ये हाँ, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ केयर होते थे उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। क्या बोलते हैं? आरोग्य मंदिर, याद रखना। और आयुष्मान भारत योजना सेकेंडरी एंड टर्जरी केयर के लिए है, और इसमें 5 लाख रुपए का पर फैमिली, याद रखना, पर फैमिली है प्रतिवर्ष, और प्रतिवर्ष है, और 5 लाख रुपए का आपको निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड की जाएगी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में। और इसमें गवर्नमेंट और निजी दोनों हॉस्पिटल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, जो भी अटैच्ड होंगे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। क्लियर? तो ये हो गया। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था में क्या चलाया गया? ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया, जिसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र याद रखेंगे। इसके बाद 3 महिला पीएसी बटालियन का बनाई गई हैं, मतलब उनको स्थापित किया जा चुका है महिला पीएसी बटालियन। ठीक है, जो स्टेट की फोर्स होती है उनको हम पीएसी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे कि पीएसी की फुल फॉर्म क्या है। तो कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। तो याद रखना है 3 जगह, यही 3 याद रख लीजिए। सबसे पहले लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एलजी हो गया लखनऊ, जी से गोरखपुर, बी से बदायूं। ठीक है, बाकी और भी बनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये 3 याद रखनी है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा कहाँ स्थापित की गई हैं ये 3, तो एक ऑप्शन कहाँ नहीं की गई हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लखनऊ बीच सेंटर पे, गोरखपुर ईस्ट में, एक बदायूं हो गया। क्लियर? उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, जैसे सीआईएसएफ होती है ऐसे ही अपने स्टेट की अपनी एक यूपी ने बनाई है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी 6 बटालियन बन चुकी हैं। और इनका काम क्या होगा? टेम्पल्स, जो टेम्पल्स हैं, इंडस्ट्री हैं, मेट्रो हैं, इनको वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो याद रखना है कि 6 बन चुकी हैं ये। ठीक है, ये 3 स्थापित की जा चुकी हैं और की जा रही हैं, तो 3 याद रखनी है। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 बनाई जा चुकी हैं, ये भी याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ मिशन के बारे में। ठीक है, हेल्थ मिशन को कितना पैसा दिया गया है, तो एक बार आप देख सकते हैं 7350 करोड़। इसके अलावा ये पूरा नाम मैं बता ही चुका हूं, आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इसका नाम एक बार खुद से बोलिए पॉइज करके। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इवन जो रिटायर हो गए हैं, उनको भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, बट केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मतलब 5 लाख रुपए का सेकेंडरी और टर्जरी केयर में। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होंगे ओनली, ये याद रखना है। जबकि आयुष्मान में क्या है? प्राइवेट भी हैं। क्लियर? आगे चलते हैं आयुष के क्षेत्र में। तो देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं आयुष्मान भारत के अंतर्गत। 1600, ये डेटा याद रखना है। 1700, 1800, 1900 लिख देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 1606। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद से पढ़ना, मैं बस आपको ये बता दे रहा हूं कि गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, अयोध्या में आयुर्वेद का विश्वविद्यालय बन रहा है, और आपका वाराणसी में होम्योपैथी का बन रहा है। तो ये तीनों याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार खुद से पढ़ना इस पूरी लाइन को, बस आपको मैं याद करा दे रहा हूं। गोरखपुर में आयुष का बन रहा है, अयोध्या में आयुर्वेद का, और वाराणसी में होम्योपैथिक का। तो आप कंफ्यूज होगे ही होगे, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बना के याद करना है इसको। अब देखो कैसे घर में इंडियन सोसाइटी में क्या कल्चर है कि जो वाइफ है अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती, क्या बोलती हैं? एजी। एजी सुनते हो, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो ए से आयुष ले लो और जी से आपका गोरखपुर ले लो, एक आपको याद हो गया। दूसरा याद करते हैं आयुर्वेद, आयुर्वेद से ए। देखिए यहीं कंफ्यूज हो गए, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और विश्व हिंदू परिषद, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद, तो वी से वाराणसी और एच से होम्योपैथी। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ तो याद हुआ ना? आगे चलते हैं।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में तो बीडा बनाया जा रहा है, मतलब बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा रही है। तो ये पूछ लेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो बुंदेलखंड के लिए बनाई जा रही है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसका काम क्या होगा, टाउनशिप को डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना बुंदेलखंड वाले रीजन में। क्लियर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2022 की है, नई इंपॉर्टेंट है। बस ईयर याद रख लेना, कई बार ईयर पूछ लेता है कि 2022 की है। हाँ 2022 की है। डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो 6 नोड्स याद होंगे, जैसे आगरा है, ठीक है, कानपुर है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, झांसी है। एक आप बताइए सी कौन सा है, सी जो लिखा हुआ है ये आपको बताना है। क्लियर है। चलो मैं बताता हूँ, चित्रकूट है, ठीक है। तो ये हो गए, आगरा अलीगढ़ हो गया, ठीक है, कानपुर लखनऊ हो गया, झांसी चित्रकूट हो गया। तो इस तरीके से आप जब पेपर में यहाँ यूपी का मैप बनाएंगे और इनको हाईलाइट करके दिखा सकते हैं एग्जाम में, मेंस के। ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसके थ्रू स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4000 करोड़। एक बार अभ्युदय योजना पूछा गया था, तब उसके थ्रू वितरित किए गए थे, यही पूछा गया था। तो अभी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना भूलना नहीं है। तो युवाओं को क्या, टैबलेट, स्मार्टफोन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। तो देखिए ये लखनऊ से नहीं निकलता, आपको ये बताना है ये कौन कौन से यूपी के स्टेट से पास होती है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। आपको यहाँ कमेंट करके बताना है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने कुछ आपके लिए ट्राई किया है कि इस तरीके से आपको भी मैप बनाना है कि जैसे नोएडा आगरा का जो यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा से लखनऊ तक है, ठीक है, एक्सप्रेसवे। उसके बाद मेरठ से प्रयागराज तक है, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे। लखनऊ से आपका गाजीपुर तक है, पूर्वांचल वाला। और अलीगढ़ से ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। तो ये सारे एक्सप्रेसवे आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से आप एग्जाम में भी बना सकते हो, बट यहाँ यूपी का मैप भी बना के साथ में ये नोट्स बनाने हैं आपको। क्लियर। आगे चलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे व ग्रामीण जलपूर्ति के लिए, मतलब जल जीवन मिशन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 22,000 करोड़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 22,000 करोड़ हमारे मेंस में डायरेक्टली लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एयर यात्रियों की संख्या किस वायुयान में, मतलब एयर ट्रैवल करने में कितनी बड़ी है, 19.2। ये डेटा याद रख सकते हैं, सॉरी 19.2 का ये डेटा हम याद रख सकते हैं। यात्रियों की संख्या कितनी बढ़ी है, 19.2% की वृद्धि हुई है एयर ट्रैवल के मामले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया जैसे ही महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात हो तो वो अयोध्या, वाल्मीकि जी का नाम आए तो अयोध्या। इसके अलावा और भी एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। हमें 2 नाम याद रखने हैं जो लिखे हुए हैं, म्योरपुर सोनभद्र में और सरसावा सहारनपुर में। तो कैसे याद रखेंगे, म्योरपुर, सोनभद्र ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल है। ट्राइबल एरिया में जंगल बहुत होता है और सोनभद्र में जंगल भी बहुत है। जंगल में कौन मिलेगा, मोर मिलेगा। तो म्योरपुर, सोनभद्र, और सहारनपुर का नाम से ही शुरू हो रहा है, सरसावा सहारनपुर। आप देखोगे यूपी का जब मैप बनाओगे तो सहारनपुर ऊपर की तरफ ही आता है, तो ऐसा कहेंगे हम सहारनपुर यूपी के सिर पे बैठा है, तो सर से सरसावा। क्लियर, ये हो गया। महर्षि वाल्मीकि के लिए 150 करोड़ दिए गए हैं, अयोध्या बता चुका हूँ। हवाई पट्टियां, एयर स्ट्रिप्स कितने की, 1100 करोड़ की। याद रखेंगे एयर स्ट्रिप्स कितने की बन रही हैं, 1100 करोड़ की। तो कैसे याद रख सकते हैं, आपने देखा होगा एयर स्ट्रिप्स जैसे पैरेलल बनती हैं, 11 भी हमारा पैरेलल सा दिखता है, तो ये हमें याद हो गया। इसके बाद सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। इसमें क्या है, गरीब परिवारों को निःशुल्क दी जाएगी, बाकी अन्य परिवारों से कुछ पैसा लिया जाएगा। तो ये हो गया सौभाग्य योजना, किससे है, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। क्लियर। अब देखिए जब हम बिजली को बनाते हैं तो प्रोडक्शन करते हैं, उसका फिर ट्रांसमिशन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सौभाग्य पढ़ ली, ट्रांसमिशन के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बात की गई है कि यूपी ने लक्ष्य रखा है कि 2023-24 तक हम ट्रांसमिशन लाइन से, मतलब ग्रिड से 31,500 मेगावाट तक कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे, मतलब हमारी क्षमता इतनी बढ़ जाएगी। तो 31,500 मेगावाट आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन की बात हो रही है, हम 31,500 मेगावाट तक ट्रांसमिशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है यूपी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ऐसी कौन सी स्कीम चल रही है, इसमें खंभे वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आगे चलें। अब उसके बाद आगे देखिए कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना, इसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में 4000 मेगावाट का
सोलर पार्क बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, 4000 डेटा याद रखना है इसमें, 4000 मेगावाट का। और वही बुंदेलखंड में ऊपर क्या बताया, बीड़ा बन रही है, यहाँ 4000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है। ठीक है, याद रखना जो जो पॉइंट बता रहा हूँ का। ठीक है, उसके बाद अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी कब की है, 2022 की, जिसमें 22000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना है अगले 5 वर्षों में। देखो पॉलिसी से तो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोई भी पॉलिसी का टारगेट है वो याद रखना होता है, पीटी में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अयोध्या और वाराणसी को क्या कर रहे हैं, मॉडल सोलर सिटी डेवलप कर रहे हैं। क्या, मॉडल सोलर सिटी अयोध्या और वाराणसी को। ठीक है, आगे चलते हैं, पीएम कुसुम। पीएम कुसुम में क्या करते हैं, सोलर पंप लगाए जाते हैं, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप लगाए जाते हैं, मतलब किसानों को दिए जाते हैं, किसान सोलर पंप लगाएं और उससे क्या हो कि सिंचाई करें, इरिगेशन करें। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 की है, मतलब बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 की है। ठीक है, आगे चलते हैं, बस 5 मिनट का, मुझे लगता है 5-10 मिनट में ये वीडियो हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये 14 लेन का है। क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है, कॉरिडोर है, वो 14 लेन का है। ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, ये यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ चुका है कि ये कितने लेन का है, तो 14 लेन आपको याद रखना है, हो सकता है अपने एग्जाम में रिपीट हो जाए। इसके अलावा यूपी में 5-6 जगह मेट्रो हो गई हैं, आप कमेंट करके बताइए यूपी में टोटल कितनी जगह मेट्रो चल रही हैं, जैसे कानपुर आगरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वाराणसी में क्या बना है, रोपवे सेवा के लिए बात की गई है, मतलब रोपवे चलेगा। आगे चलते हैं, नगर विकास। नगर विकास में अमृत 2.0, अब इसका ईयर याद रख लीजिए कि अमृत 2.0 कब लॉन्च की गई थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 2021 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 4500 करोड़ दिए गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2021 ईयर याद रखिए, ईयर कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और महाकुंभ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये याद रखेंगे, 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करेंगे महाकुंभ के लिए, जो जो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे हाईलाइट किए हैं, उन्हीं पर केवल बात कर रहे हैं। अब देखिए, पंचायती राज में, पंचायती राज की क्या स्कीम है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये 2023 में लॉन्च की गई थी, 33 करोड़ दिए गए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि देखिए इस स्कीम में क्या है, बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के सिटीजन नागरिक हैं और वो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, एनआरआई लोग अगर यूपी में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आके इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे किसी गांव के रहने वाले हैं तो गांव में आके कुएं वगैरह लगा दें या कहीं शमशान घाट पर कोई चीज़ बनवा दें, तो वो चाहें उस जो भी वो चीज़ बनवाएंगे उनके नाम से वो चीज़ बनेगी, मतलब उनके मदर फादर या ग्रेट ग्रैंड फादर उनके नाम वहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा और उन लोगों की जो क्या कहते हैं कि पुश्तैनी विरासत भी चलती आएगी, जो लोग ये करवाएंगे। तो मातृभूमि योजना उन लोगों के लिए जो बाहर आके यूपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में 60% वो लोग पैसा देंगे, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, सरप्लस राज्य। यूपी देखो एग्रीकल्चर में क्या है, सरप्लस है, और एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट मैं आपको बता चुका हूँ 5.1%, याद रखना, भूलना नहीं है, 5.1%। ठीक है, आगे चलते हैं, कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए 3 नई स्कीम लॉन्च हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, उसको ध्यान से सुन लेना। जो इस वीडियो को पूरे देख रहा होगा उसको बहुत फायदा होगा, प्री और मेंस दोनों में, प्री में बहुत फायदा होगा। तो 3 स्कीम्स नई लॉन्च की गई हैं, इनको बात करते हैं। पहली है राज्य कृषि विकास योजना, ठीक है। दूसरी है विश्व, इस पर मैंने ऑलरेडी देखो 3 स्टार लगाए हैं। तो राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायत यूपी एग्री योजना, वर्ल्ड बैंक असिस्ट यूपी एग्री योजना, और तीसरी क्या है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापना। तो 3 है, राज्य कृषि विकास, विश्व बैंक सहायक यूपी एग्रीज, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ऊपर वाली 2 स्कीम को 200-200 और नीचे तीसरी वाली को 60 करोड़। तो ये तीनों याद रखनी है, एग्रीकल्चर वाली, ठीक है। एक ऐसे याद रख लीजिए, एक में क्या है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू एग्रीज की बात हो रही है, दूसरे में राज्य कृषि विकास की बात हो रही है, तीसरे में वेदर की और रेन की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग में क्या बात करते हैं कि यूपी की 2022 की पॉलिसी है, इतना याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए एथेनॉल की बात की गई है, तो एथेनॉल प्रोडक्शन में यूपी फर्स्ट नंबर पे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में तो देखिए ये याद रखिए, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, बस इतना याद रखना है, कहाँ पर है, अयोध्या में, ठीक है। उसके अलावा महात्मा बुद्ध कृषि एंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कुशीनगर में है, भूलना नहीं है, कुशीनगर में है। और नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर, अयोध्या में है। तो कैसे याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना,
ना कह रहे हैं वो, NA, ठीक है। तो अयोध्या हो गया, A से अयोध्या, N से नरेंद्र हो गया। और हमारे महात्मा बुद्ध जी का याद रहता है कुशीनगर सबको, ठीक है। आगे चलते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड, सॉरी मिल्क के डेवलपमेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे यूपी PCS RO अभी जो कैंसिल पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो हमें याद रखना है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है कि देखिए इंडिजिनियस ब्रीड को डेवलप करना है, जो देसी नस्ल की गाय होती हैं उनको डेवलप करना है, ठीक है। और इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, 10,000 से 15,000 रुपए तक का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि साहिवाल, गंगातीरी, गिर, थार पारकर, ये भी नाम लिखे हुए थे। तो हमें याद रखना है कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत जो देसी नस्ल की गाय होती हैं उनका डेवलपमेंट करना है। साहिवाल, गंगातीरी, गिर, थार पारकर, ये नाम आप याद कर दीजिए, हो सकता है अपने एग्जाम में पूछ ले। तो 10,000 से 15,000 रुपए की बात की गई है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिए कि यूपी में एक सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी डेवलप हो रही है नेशनल गोकुल मिशन के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कहाँ डेवलप हो रही है, मुजफ्फरनगर में। इसको याद कर लो आप, मुजफ्फरनगर में डेवलप हो रही है सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए फिशरीज के बारे में बात हो रही है तो मत्स्य संपदा योजना, हमें क्या याद रखना है, यूपी इनलैंड फिशरीज में 1 है, इनलैंड फिशरीज में यूपी की फर्स्ट रैंक है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं MSME में मैं आपको बता चुका हूँ 96 लाख MSME की बात की गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लॉन्च किया गया है, प्रारंभ किया जा रहा है। तो याद रखना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MSME सेक्टर के लिए लागू किया जा रहा है और युवाओं के लिए 1,000 करोड़ की बात की गई है, ठीक है। 10 प्लेस पार्क बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। कितने, 10 प्लेस पार्क, ये याद रखना है 10, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल योजना। उसके इस योजना के तहत लखनऊ हरदोई वाले एरिया में 1,000 एकड़ का एक मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाया जा रहा है। तो हथकरघा वाला पार्क कहाँ लगाया जा रहा है, लखनऊ हरदोई में। और PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अप्रैल योजना के तहत याद रखना 1,000 एकड़ का। इसके अलावा देखिए ये निफ्टम में बता चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ, वाराणसी में याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, माटी कला योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है माटी कला योजना। इसमें लोन दिया जाएगा 5 से 10 लाख का, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कुम्हारों के लिए, जो मिट्टी वाले बर्तनों को बनाने का काम करते हैं उनको कुम्हार बोलते हैं, उनके लिए माटी कला योजना याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड 2021 की पॉलिसी है। इसमें 3 निजी डेटा सेंटर पार्क बनाए जा रहे हैं, प्राइवेट डेटा सेंटर पार्क बनाए जा रहे हैं और 3 डेटा सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं। और ये 250 मेगावाट का डेटा सेंटर उद्योग की बात की गई है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पॉलिसी 2017 की है, ठीक है। आगे चलते हैं, 2020 की इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है, इसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, बट मेंस में हो सकता है पूछ ले, अभी नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दें। बेसिक एजुकेशन के फील्ड में ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप किया जाता है प्राइमरी एजुकेशन वालों के लिए, और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अलंकार, जहाँ प्रोजेक्ट अलंकार के तहत सेकेंडरी एजुकेशन वालों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहीं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, त्रिनेत्र पढ़ा था हमने, त्रिनेत्र किस लिए था, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए विंध्याचल धाम मंडल में विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में एक राज्य विश्वविद्यालय और देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, ये कहाँ कहाँ पर है, विंध्याचल वाला कहाँ है, देवी पाटन कहाँ है, ये आपको खुद से पढ़ना है उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या रह गया थोड़ा सा, हाँ देखो ये मैं बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर स्टार्टिंग में ही लखनऊ में बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल और के स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विंध्यासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर और माँ कालीखोड़ मंदिर। तो ये तीनों मंदिर कहाँ है, मिर्जापुर में है। इस तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, तीनों मंदिर के नाम लिख लीजिए और मिर्जापुर में त्रिकोणीय डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो विंध्यासिनी, अष्टभुजा और कालीखोड़ मंदिर कहाँ पर है, मिर्जापुर में, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, निषाद राजगुरा सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ, श्रृंगवेरपुर में डेवलप किया जा रहा है, कहाँ, श्रृंगवेरपुर में। और आजमगढ़ के हरिहर में संगीत महाविद्यालय डेवलप किया जा रहा है, क्या, आजमगढ़ के हरिहर में संगीत महाविद्यालय और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट में। तो देखिए, ऊपर हमने आयुष पढ़ा था, आयुर्वेद पढ़ा था, होम्योपैथी पढ़ा था, ठीक है। होम्योपैथी मैंने विश्व हिंदू परिषद बताया था वाराणसी में, आयुष वाला एक बताया था, एक आयुर्वेदा वाला बताया था। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ऐसे ही ये वाले याद रखने हैं। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि का नाम सुनते ही आपको
क्या यहाँ पे चित्रकूट याद रखना, वहां पे मैंने बताया एयरपोर्ट है अयोध्या में बट सांस्कृतिक केंद्र है चित्रकूट में, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आजमगढ़ के हरिपुर में संगीत महाविद्यालय है और निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, संगवीरपुर में है। ठीक है, इसके अलावा रामायण एंड वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में बन रहा है। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र में कंफ्यूज हो सकते हो, ये चित्रकूट है, याद रखना। ठीक है, टूरिज्म के फील्ड में देखो ये सब डेवलप किया जा रहा है, वाराणसी में, विद्यकूट में, नैमिषारण्य कहाँ डेवलप किया जा रहा है, ये सीतापुर में, इसको डेवलप किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। तो नैमिषारण्य इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको नहीं याद है याद करिए, यूपी का इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है नैमिषारण्य। ठीक है, इसके अलावा सुखतीर्थ धाम कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में, ये याद रखना है। माँ शाकुंभरी देवी कहाँ पे है, सहारनपुर में है। बटेश्वर धाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, आगरा में है। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है, हापुड़ में है। विंध्याचल मिर्जापुर में है। तो ये सारा आपको पढ़ना है, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। ये नैमिषारण्य आपको याद रखना है, सुखतीर्थ धाम याद रखना है, और बटेश्वर वाला आगरा याद रखना है। ठीक है, अच्छा यही आपसे एक क्वेश्चन है, बटेश्वर हिल कहाँ पर है, बटेश्वर हिल, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए अभी की अभी जो बता रहा हूं। अभी कितना हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 9.23%। तो इसको याद कैसे रखेंगे, 3 तरक 9 यहाँ लिखा और 3 से पहले 2, 9.23%। इसके अलावा आपको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2030 तक कितना लक्ष्य करने का बात किया गया, 15%, याद रखेंगे 15% और 9.23% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा प्लांटेशन की बात की गई है, नहीं इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वनीकरण में 600 करोड़ दिए गए, मतलब सोशल फॉरेस्ट्री में। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 110 करोड़, ये याद रख सकते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 110 करोड़। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनपद लखनऊ में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, वहां पे क्या नाइट सफारी, तो इंपॉर्टेंट है, 50 करोड़ भी याद रख लीजिए। तो कुकरेल वन सबसे पहले, या कुकरेल रिवर आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए लखनऊ में है। क्या कुकरेल फॉरेस्ट या कुकरेल रिवर कहां पर है, लखनऊ में है, लखनऊ भूलना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और यहां पे क्या डेवलप की जा रही है, नाइट सफारी, सिंगापुर की तर्ज पर, क्या सिंगापुर की तर्ज पर नाइट सफारी डेवलप की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ है, हाँ शेड्यूल ट्राइब के लिए हम एमएसपी देते हैं, बस इतना याद रखिए। शेड्यूल ट्राइब जो ट्राइबल्स लोग हैं, जनजाति लोग हैं, उनके लिए हम एमएसपी प्रोवाइड करते हैं माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, जैसे बम्बू हो गया, तेंदू की लीव्स हो गई, या ऐसे कोई हनी हो गया, छोटे मोटे प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट से कलेक्ट किए जा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ है, दिव्यांग डिसेबल्ड के लिए कुछ है, बट अभी हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जस्टिस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्याय के लिए क्या है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रयागराज में। यूपी पीछे पूछ भी चुका है इस क्वेश्चन को एक बार कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, प्रयागराज में। और ये किसके नाम पे है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये विश्वविद्यालय किसके नाम पर है, किस एमिनेंट पर्सनैलिटी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, और प्रयागराज में आपको बताना है, प्रयागराज में खुला है, ये याद रखना है। अच्छा, महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में कुछ डेवलप किया जा रहा है, मतलब योजनाएं चल रही हैं आंगनबाड़ी क्षेत्र में यूपी के सारे जनपदों में। तो बस ये वुमेन से डेवलपमेंट रिलेटेड बातें हैं। तो कन्या सुमंगला योजना में आने आपसे पूछा था, वो आपको बताना है। इसके अलावा देखिए लेबर के फील्ड में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत कर क्या किया गया है, नई योजना बनाई गई है। उसका नाम क्या रखा गया है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मतलब जो लेबर्स होती हैं उनके एजुकेशन की या उनके बच्चों के एजुकेशन की बात की जा रही है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, याद रखेंगे, लेबर से रिलेटेड है, श्रम से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। तो अगर पूछा जाए अटल आवासीय विद्यालय किसके लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों के लिए निःशुल्क क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जहां मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं वो आपको याद करने ही करने हैं कि अटल आवासीय विश्वविद्यालय किसके लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं उनके बच्चों के लिए। ठीक है, संत रविदास किसके लिए था, लेबर्स के लिए था, बस इतना याद रखिए। इसको आपको कमेंट करके भी बताना है कि संत रविदास और जो शिक्षा प्रोत्साहन योजना है उसके बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि अटल आवासीय योजना किसके लिए है, विश्वविद्यालय। क्लियर, आगे बात करते हैं। एंटी भूमाफिया पोर्टल अवैध कब्जे की बात करता है कि उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। कृषक दुर्घटना योजना छोड़ दो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। परिवहन के लिए देखो, निर्भया योजना के थ्रू पिंक बसेस चलती हैं, उसमें पैनिक बटन की बात की गई है। ठीक है,
अब देखिए इसके अलावा ये सारा डेटा मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कौन सी स्कीम में कितना इंपॉर्टेंट है एलोकेट किया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए ये बजट का एस्टीमेट है, कितने क्या साइज है उसका, कितनी रिसिप्ट टाइम, ठीक है, कितनी राजस्व प्राप्तियाँ हैं, कितनी पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, ये सारी बात है। स्टेट का कर कितना है, ठीक है, और सेंटर से कितना पैसा आता है, कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करते हैं, सॉल्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करते हैं। और ये घाटे का बजट है, ये आपको याद रखना है, घाटे का बजट है। कैसा घाटे का बजट क्यों है? घाटे का बजट है क्योंकि इसमें जितना हमारे पास रिसिप्ट आती है उससे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं ये यूपी गवर्नमेंट, तो इसलिए कहा जाता है ये घाटे का बजट है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट वगैरह ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए पूरी पीडीएफ हमने पढ़ ली है और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। देखिए इस पूरी पीडीएफ को मैं कहूँगा कि एक बार जो मैंने आपको बताया एटलीस्ट उनको याद रखना, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और पूरी वीडियो देखना, जो पूरी वीडियो देखेगा उसको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।